राजनीति में आपका सबसे बड़ा डर क्या है? ये बहुत कठिन सवाल है। जमीनी स्तर पर गौशालाओं की बहुत स्थिति खराब है। यहाँ की जो राजनीति है वो जातिगत होती है। इतने विद्यार्थी भी सब के पहले इस्तीफा मांगा देव वर्मा का। विपक्ष में ऐसा कोई नेता जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो? विपक्ष में मानता ही नहीं किसी को। रोड की कई सारी समस्याएं हैं, आज रोड बनता है कल उखड़ जाता है। हमको जातिवाद से कोई मतलब नहीं। बीसलपुर में स्टेडियम बनवाने के लिए सोचा है। डर तो नितिन पाठक के कहीं रहा ही नहीं पूरे जीवन में। पेंशन बनवानी हो, आवास निकलवाना हो, हर जगह घूस देनी पड़ती है। पूरे विपक्ष में एक भी आदमी नीट की फुल फॉर्म बता दे। बंद कर दे। जय हिंद। वो कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो कैसी कट रही है? मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सचिन, और आज इस वीडियो में हम खास बातचीत करने वाले हैं सीधे बीसलपुर से जो जुड़े हुए मुद्दे उनके बारे में। मुद्दे कई सारे हैं। किसी की बिजली पानी की समस्या है, किसी की प्रशासन को लेकर समस्या है, किसी की पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी की शिक्षा को लेकर समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को नितिन पाठक अपने दृष्टिकोण से किस तरीके से देखते हैं, उनके दृष्टिकोण से उनका इन समस्याओं के निवारण का विजन क्या है, आइए सुनते हैं और सीधे जुड़ते हैं नितिन पाठक जी से। हमने आपका परिचय दिया कि आप जैन जी की पहली पसंद है, ठीक है, और कहीं ना कहीं युवाओं के जीवन है और उनकी सोच है, उस पर आपकी छवि का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपके शब्दों में आपका परिचय क्या है? नितिन पाठक कौन है? नितिन पाठक कुछ नहीं, जनता का सेवक है बस एक। अच्छा, ये गुलाब हमारी तरफ से है। बहुत और बाकी जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं, उनका भी हाल ही में हमने पॉडकास्ट किया था, ये रख के मुरझा गया, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपके लिए। मैसेज उन्होंने भेजा है। और हम किसी को बताते नहीं है पॉडकास्ट में, आपसे भी लास्ट में मैसेज लेंगे और आपको भी नहीं पता होगा कि वो मैसेज हम किसे देंगे जाके। तो उस बिहाफ पर उन्होंने मैसेज दिया था कि उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। हमारे गुरु हैं और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, रविशरण सिंह चौहान जी से, और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। उनके लिए, इस गुलाब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा। अच्छा, तो हम इससे पहले आगे बढ़े, जो मुख्य रूप से हमारी जो आज की पॉडकास्ट है या वीडियो है, इसका उद्देश्य तो यही है कि जनता की जो समस्याएं हैं उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, उसका समाधान क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हमने बताया जैन जी की आप पहली पसंद है, और अक्सर हम लोग देखते भी हैं कि क्षेत्र में चाहे वो क्रिकेट का कोई उद्घाटन हो गया, हमने देखा है अगर 100 क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं क्षेत्र में या फिर क्षेत्र से बाहर भी, तो उनमें से 99 का फीता काटने का मौका आपको मिलता है। ये कैसे होता है? देखिए, क्रिकेट से बहुत पुराना नाता है। जिस दिन थोड़ा बहुत होश संभाला था, उसी दिन से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और आसपास क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ ही क्रिकेट खेले हुए हैं, उन्हें पता था कि हम लोगों ने किस शिद्दत से, कितनी तन्मयता से उस गेम को आगे बढ़ाया। और जब वो लोग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक बार किसी ने मुझसे कहा था, हमारे एक विरोधी हैं, उन्होंने कहा था कि विधानसभा में जाते हैं जी। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने देखो लोअर गवां शाहजहाँपुर ज़िले में, कुआं डांडा खंजन शाहजहाँपुर ज़िले में, और आपका तालगांव शाहजहाँपुर ज़िले में, पौटा विधानसभा से बाहर है, बरखेड़ा विधानसभा से बाहर है। मुझे क्रिकेट से लगाव है। अभी पीलीभीत में एक रिजवान जी हैं, 22 अकेडमी, यार्ड्स अकेडमी के नाम से उनकी एक फर्म चलती है, जिसमें वो छोटे बच्चों के लिए सिखाते हैं क्रिकेट की बारीकियाँ। उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया था, बहुत भव्य आयोजन था, मैं वहाँ भी गया था। मेरा मुख्य उद्देश्य क्रिकेट को बढ़ावा देने का है, और क्रिकेट के अलावा मैं यहाँ पे 2 शतरंज के टूर्नामेंट करा चुका हूँ। अच्छा। बच्चों के लिए। उसके अलावा जो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट गांव देहात में होते हैं, उनमें मेरा सहयोग रहता है। ताइक्वांडो के यहाँ पे गेम होते हैं, अमित सिन्हा जी हैं, वो सिखाते हैं ताइक्वांडो। हमारे एक परम मित्र हैं नासिर जी, उनकी एकेडमी चलती है, ताइक्वांडो सिखाते हैं, उसमें भी मेरा आना जाना लगा रहता है। मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य ये रहता है कि क्रिकेट के अलावा भी जो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। अभी यार आप हमारी कॉलोनी में जाएंगे, यहाँ पे आर्मी की तैयारी करने के लिए कुछ बच्चे आते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे पोल लगा रखे हैं उनकी तैयारी के लिए। अच्छा। पुशअप मारने के लिए पोल लगवा रखे हैं, हैंगिंग बार्स लगवा रखे हैं, जिसमें वो लटक के अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपना अभ्यास करते हैं। तो क्रिकेट के अलावा भी सारे स्पोर्ट्स में मेरी रुचि रहती है, और कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रयास को लगाऊं, जिससे सारे स्पोर्ट्स में बच्चों की रुचि बनी रहे। और हमारे क्षेत्र से कुछ बच्चे ऐसे निकल के आए जिनकी वजह से बीसलपुर का नाम पूरे भारत में रोशन हो। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूं, जो बहुत से लोगों को नहीं पता है जी। मेरे ख्याल से मेरे से जुड़े 80% लोगों को नहीं पता है कि हमारे कोच शतरंज में थे अंकुर सक्सेना जी, आजकल बरेली रहते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है।
और स्वर्गीय सर्वेश सक्सेना जी हमारे कोच थे, और श्री राकेश दुबे जी हमारे कोच थे शतरंज के खेल में। ये तीनों खिलाड़ी बीसलपुर के रहने वाले थे, और उन्होंने हमको इतना अच्छा सिखाया कि हम कॉर्पोरेट लेवल पे 19 देशों में भारत की तरफ से खेल चुके हैं। आप हाँ, मैं शतरंज जो है 19 देशों में खेल चुका हूँ भारत की तरफ से कॉर्पोरेट लेवल पे। अच्छा ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जी। मैंने सोचा अच्छा मौका है, और आपने क्योंकि सवाल ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड किया पहला, हाँ, तो सोचा उनको बता दूं। मैं काउंटर करने वाला था कि आप क्रिकेट पे ही इतना ध्यान क्यों देते, लेकिन आपने तो कहने का मौका ही नहीं दिया कि ऐसा भी कुछ है। अच्छा, आपकी रील भी एक बहुत वायरल हुई थी, आपने वो सिर्फ क्रिकेट के स्टंप से ही वो बॉल को उड़ा दिया था, और उस पर आपने बताया था किसी बड़े सेलिब्रिटी का लाइक भी आया था, है? उसमें विराट कोहली जी का लाइक कमेंट आया था, सुरेश रैना जी का आया था। अच्छा। मैं मॉडर्न स्कूल में 2009 और 8 में, हाँ। और 2006 और 7 में दिल्ली में। हम्म। उसके अलावा फिर 2012 और 2013 में मॉडर्न स्कूल ग्राउंड में और कोटला ग्राउंड में वीरेंद्र सहवाग जी के साथ खेल चुका हूँ प्रैक्टिस मैचेस, और सुरेश रैना जी के साथ खेल चुका हूँ, पीयूष चावला जी के साथ खेल चुका हूँ। और मेरे यहाँ जब एक पारिवारिक फंक्शन हुआ था, उसमें पीयूष चावला जी आए भी थे बरेली। तो अच्छा है, वो लोग ध्यान देते लेते हैं हम जैसे लोगों पे। और स्टंप से शॉट मारने की बात ऐसी थी, एक अच्छा बॉलर है, उसने उस मैच में 6-7 विकेट लिए थे। अच्छा। हम लोगों ने मजाक मजाक में कह दिया था, मैं था और मेरे मित्र कपिल गुप्ता जी गए थे उस फाइनल मैच में अवार्ड बांटने के लिए, जी। और हमारे बड़े भाई हैं निगोही के शाहिद गुड्डू पत्रकार साहब। तो हमने ऐसे ही कह दिया, हमने इस पर तो स्टंप से छक्का मार देंगे, बिल्कुल मजाक मजाक में। तो उन्होंने 6 गेंदें फेंकी थी, 6 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे, सिर्फ स्टंप से? सिर्फ स्टंप से। इत्तेफाक की बात ये थी कि आखिरी की 2 बॉल का वीडियो बन पाया था। अच्छा। वो डाल दिया, उस पर लोगों ने लाइक कर दिया, वो वायरल हो गई। और मैं पब्लिक का और ख़ास तौर से युवाओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पसंद करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, जी। और जो मुझे बढ़ावा देते हैं कि मैं आराम से गेम के प्रति समर्पित रहूं और कुछ ना कुछ नया करता रहूं। जी। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके खेल जगत से जुड़ी हुई। एजुकेशन अगर आपकी देखी जाए, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, बिलसंडा का वो कार्यक्रम था, इंग्लिश में आप स्पीच दे रहे थे, और उस स्पीच का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि सब लोग यही कह रहे थे। मैं पॉडकास्ट लेने आ रहा था तो मेरी अमित से बात हुई, तो ग्राफिक्स डिजाइनर है, उन्होंने कहा था जी। कि नितिन पाठक के अंदर एक चीज़ दिखती, बहुत एजुकेटेड है। भाई, इतनी बड़ी इंग्लिश में स्पीच देना, पहली बात तो मैंने खुद ही आज तक किसी मंच से, किसी नेता के मुख से स्पीच नहीं सुनी। एजुकेशन में आपका कहाँ तक स्तर रहा है? एजुकेशन में स्तर ये रहा है कि 2005 में यहाँ बीसलपुर डिग्री कॉलेज से मैंने बीएससी की, फिर एमए हिस्ट्री किया, उसके बाद एमबीए किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजीएसएम किया। तो एजुकेशन जैसे सामान्य लोगों की होती है वैसे की, लेकिन एजुकेशन पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि हम सामाजिक स्तर पर आकर के पढ़ाई को ला कर के उसका अभ्यास करके उसको अपने रोज के जीवन में, रोज की दिनचर्या में शामिल कर सकें। कहीं पर कुछ ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर मुझे लगता है कि फैसला क्या लेना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहता, या एजुकेटेड व्यक्ति यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता, तो उसका प्रभाव हो सकता है राजनीतिक जीवन पर दिखता हो। और जो आपने बताया इंग्लिश का, तो इंग्लिश एक सिर्फ माध्यम है अपनी बात कहने का। जी। और जो हमारे गुरु थे यहाँ पे स्वर्गीय श्री मदन लाल अग्रवाल जी, उनके यहाँ जो लोग भी इंग्लिश पढ़े हुए होंगे 2001 में, 2 में, या 2002 से लेकर के 7 तक, उन सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। मतलब सिर्फ मेरी नहीं, उस बैच में सभी की इंग्लिश बहुत अच्छी है। ज़्यादातर लोगों की रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। ओरल के लिए, युवाओं के लिए मेरे से कई लोगों का फ़ोन आया था, उनको मैंने एक ही बात कही थी, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। विराट कोहली की एक लाइन बहुत अच्छी है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, स्टार्ट डूइंग द बोरिंग स्टफ वेरी फ्रिक्वेंटली। उसने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कहा है कि मैं एक क्रिकेट मैच खेलता हूँ, उसके लिए मुझे 15-15 दिन, 20-20 दिन, कभी कभी पूरा पूरा साल तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसे आप बात करें हाई स्कूल की, बच्चा 2 साल पढ़ाई करता, 9th और 10th, सिर्फ 3-3 घंटे के पेपर देने के लिए। जी। तो मैं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं,
उनसे यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप हाई स्कूल का देख लें या इंटर का देख लें, किसी का भी देख लें, आप 364 दिन पढ़ाई करते हो, 365वें दिन सिर्फ 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके सभी युवाओं से अनुरोध करता हूँ, कोशिश करके, और सभी पेरेंट्स से भी अनुरोध करता हूँ, कोशिश करके अपने बच्चों का 10th और 12th ये 2 एग्ज़ाम पे बहुत फोकस करें, क्योंकि ये 2 मार्कशीट आपको ऐसी मिलती हैं, इनका रिजल्ट आजीवन आपके जीवन को प्रभावित करेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें इनकी मेरिट के आधार पे आपसे बात की जाएगी। तो इन 2 एग्ज़ाम पे बहुत फोकस करें और बोरिंग चीज़ें करें। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा बन जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग इजी एंड परफेक्ट। एवरीथिंग परफेक्ट। अच्छा, लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट। एक दिन हम लोग बीपीएस कैफे बैठे थे, आप वहाँ अपनी जॉब्स के बारे में बता रहे थे, मैं भूल गया हूँ। आपने जॉब्स भी की हैं, गवर्नमेंट जॉब की है, उसके बाद कहीं विदेश में भी आपने बताया था कि आपकी जॉब लगी थी, फिर छोड़ दिया आपने, क्या कारण रहा छोड़ने का? 2 सवाल पूछे आपने। पहला तो सबसे बड़ा अचीवमेंट, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे ये लगता है जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोग मैंने अपनी मेहनत से और ईमानदारी से कमाए हैं, उनका साथ मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जॉब छोड़ने की बात ऐसी है, मैं यहाँ छात्र संघ का चुनाव जीता था 2005 इसी डिग्री कॉलेज में, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीता। तो छात्र जीवन के बाद में ऐसा हमेशा से मन था कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन उस टाइम पर कोई गाइड करने वाला नहीं था। और होता क्या है, जब आप छोटे शहर से बड़े शहर जाते हो तब बहुत सारी चीजों को लेकर आप कंफ्यूज रहते हो। तो जॉब करने चले गए, जॉब करने विदेश चले गए, लौट के आए, लेकिन जो पहले दिन से मन था वो राजनीति में आकर के पब्लिक की सेवा करना, राजनीति में आकर के अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना। राजनीति एक सेवा का माध्यम है मेरी नज़र में, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप राजनीति में सक्रिय हो। तो वो बचपन से मन था कि जॉब नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 60 साल या 55 साल नौकरी करने के बाद में वीआरएस लेकर के आते हैं राजनीति में। हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो नौकरी 60 साल, 55 साल, 58 साल करी, रिटायरमेंट लिया या वीआरएस लिया और राजनीति में आ गए। मैं जब अपने करियर की पीक पे था तब मैंने जॉब छोड़ी, और मैं एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता था जिसका नाम है वोडाफोन। और मैं वोडाफोन कंपनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में और एक सफल रूप से जीवन व्यतीत करने में सक्षम बनाया। कहाँ से सफर शुरू हुआ था फिर राजनीति का? राजनीति का सफर शुरू हुआ था जिला पंचायत चुनाव के समय से। अच्छा। 2019 सितंबर में मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद में फिर कोविड लग गया था। कोविड में बहुत टाइम परेशान रहे। कोरोना के टाइम पे मैंने बहुत लोगों की मदद की दवाई के माध्यम से और उनके इलाज के माध्यम से। करीब 69 या 70 दिन हम लोगों ने फ्री में खाना चलाया था। जी जी। फ्री में खाने से मतलब ये है कि खाना तो सब ऊपर वाला देता है जी। खाना को बना करके उनको पैकेट में पैक करके जो लोग मजबूर थे उनको, या जो लोग मजदूर थे यूपी बिहार के, जो लोग पैदल आ रहे थे दिल्ली से, लॉकडाउन पीरियड की बात है ये। लॉकडाउन पीरियड की बात है, वहां से, और जो लोग वाकई परेशान थे उनके लिए मदद की, उनके लिए खाना पहुंचाया। और उसका नतीजा ये मिला कि मेरे ख्याल से शायद मैं कोरोना पीरियड में इस भारत का अकेला व्यक्ति हूँ जिस पे 188 और 369 का मुकदमा लिखा गया था कि ये कोरोना में बाहर घूम रहे हैं। मैंने कोरोना पीरियड में लावारिस लाश का अंतिम संस्कार किया। खबर बनी थी। मैंने लोगों के इलाज में बहुत मदद की। हमारे परिवार में अस्पताल चलाते थे हमारे पिताजी, तो वो अस्पताल हम लोगों ने 24 घंटा खोला। छोटा भाई भी डॉक्टर है, और हम लोगों ने निःशुल्क, निस्वार्थ और निशब्द का मतलब ये कि ना एक भी सवाल पूछा कि आप कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, या आप बीमार कैसे पड़े, या आपके पारिवारिक या आर्थिक कंडीशन क्या है। निशब्द मतलब ना एक भी सवाल पूछा, ना एक भी सवाल उनसे सुना, ना कोई जवाब मांगा, बस काम करते रहे, सेवा करते रहे। और जब मुझ पर मुकदमा लिखा गया, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे राजनीति में आना है ताकि उन लोगों के लिए मैं काम कर सकूं जो वाकई में समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ा प्रश्न है। कई अक्सर लोग पूछते हैं और कहीं ना कहीं एलिगेशंस भी रहते हैं नेताओं के ऊपर, चूंकि आप भी एक नेता हैं। जैन जी की पहली पसंद भी मैंने कहा, आपके लिए राष्ट्र, धर्म, शिक्षा, तीनों में से सबसे पहली वरीयता? शिक्षा। शिक्षा। लोगों के लिए धर्म हो सकता है,
लोगों के लिए राष्ट्र हो सकता है, लेकिन जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र में क्या जरूरी है। शस्त्र आपको ये पता चलाना कैसे है, जी लेकिन शास्त्र ये बताएगा चलाना किस पे है। आपको एजुकेशन बताएगी कि दुश्मन पे चलाना है कि अपनी यार दोस्त पे चला रहे हो कहीं। दूसरी बात, धर्म का निर्धारण होता है जिस दिन आप पैदा होते हो, जिस दिन आपने जन्म लिया। जी मेरा ये मानना है, जिस फिलॉसफी से मैं काम करता हूँ, उसी दिन आपके माता का, पिता का, फूफा, बुआ, चाचा, ताऊ, मामा, मामी सबके नाम फिक्स हो जाते। पूरे जीवन काल में आप सिर्फ 2 रिश्ते बनाते हो जिनका आप चुनाव करने में स्वतंत्र होते हैं। पहला मित्र, कि आपके दोस्त कौन होंगे, और दूसरा रिश्ता आप बनाते हो गुरु का, कि आप गुरु किसे मानते हो। एक तो गुरु हो सकता है शिक्षा के आधार पे, एक हो सकता है समाज के आधार पर। तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि शिक्षा इन तीनों पैरामीटर में ऊपर पे आती है, और बाकी ये बहुत व्यक्तिगत विषय है। कोई राष्ट्र कहेगा, कोई धर्म कहेगा, हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन शुड बी ऑन द टॉप। गुरु की बात की आपने, राजनीति में आपका आइडियल पर्सन गुरु। राजनीति में आइडियल पर्सन, ये बहुत कठिन सवाल है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष को मैं बहुत नमन करता हूँ, और उनको मैं पढ़ता भी हूँ। कुछ किताबें रखी भी हैं उनके बारे में, तो जो मैंने पढ़ा है और देखा है, तो मुझे लगता है जो त्याग अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और जो संघर्ष मुलायम सिंह यादव जी ने किया, वो बहुत सीखने लायक। अभी चर्चा है कि आप जो भाजपा है उसकी विचारधाराओं से जुड़े हैं, स्वीकार करते हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं। अच्छा, अगर भविष्य में आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलता है, भाजपा किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना दांव लगाती है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देती है, आप उस पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे या निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिला कार्य समिति के सदस्य बनाया, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। रहा हमारी व्यक्तिगत राजनीति का या हमारे भविष्य का, इसका फैसला पूरी तरह से हम खुद करेंगे। टिकट ना मिलने की स्थिति में हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चुनाव 100% लड़ेंगे। उसका कारण ये है कि मेरा मानना है, और मेरा क्या, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि कम से कम एक चुनाव, एक बार का चुनाव योग्यता के ऊपर आधारित होना चाहिए। कोई प्रत्याशी मुझसे ज्यादा आता जाता हो, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हो, मुझसे ज्यादा पब्लिक के काम करता हो, मुझसे ज्यादा एक दिन में लोगों से मिलता हो, तो बात अलग है। आप प्रत्याशी ले आइए, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है, तो चुनाव लड़ने के पहले हकदार भी हम हैं और हम लड़ेंगे भी। अच्छा, बीसलपुर विधानसभा में एक तरीके से देखा जा रहा है कि कई साल से जो परिवारगत पार्टी टिकट दे रही है, लोग कह रहे हैं परिवारवाद है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, वो किसी को इस तरीके से चल रही हैं चीजें कि उनका प्रभाव है, जाति के लोग हैं। क्या आपको लगता है कि ये परिवारवाद है? देखिए, परिवारवाद तो कह ही सकते हैं आप, और दूसरा ये कि बीसलपुर की जनता का मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ इस समय। जो नई जनरेशन के लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है, जो नए लोग आराम से जिंदा दिली के साथ में खड़े हैं, वो ना परिवारवाद मानते हैं, वो ना किसी पार्टी को मानते हैं, ना वो किसी व्यक्ति विशेष को मानते हैं कि उसकी लेगेसी चली आ रही है तो उसको टिकट मिलना चाहिए, या किसी एक बिरादरी का प्रभाव हो। उसका उदाहरण आप जो पिछले 2-3 चुनाव हैं उनमें देख सकते हो। आप कहीं ना कहीं ये चीज हावी है यहाँ के लोगों पे, जो इस बार चुनाव में नहीं रहेगी। विपक्ष में इस समय आप किसको मजबूत नेता मानते हैं बीसलपुर? विपक्ष में मानता ही नहीं किसी को। मैं इसलिए नहीं मानता, उसका मैं कारण बताऊं। मैं इसलिए जो विपक्ष में नेता नहीं मानता, उसका कारण ये कि जो विपक्ष का काम है और जो विपक्ष को मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए, जो जनता के साथ खड़े रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मौके पे खड़े होने में असक्षम है। उसका कारण भीतराघात भी है, उसका कारण उनकी गुटबंदी भी है, और उसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं वो लोग खुद कंफ्यूज हैं कि वो अपना स्टैंड किस तरह से लेंगे। जैसे कि अभी मैंने देखा बहुत से लोग जो नए नए नेता आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का, अपना क्षेत्र छोड़ के आ रहे हैं, अपना जिला छोड़ के आ रहे हैं। वो कहते हैं स्टेडियम की मांग चाहिए। कि आप इतने बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, फिर भी क्षेत्र में कभी आपने स्टेडियम बनाने के लिए मांग नहीं की? नहीं, मैंने मांग की, लेकिन पहले मैंने जो मैदान थे उनको सुरक्षित करा। आप SRM इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जाएंगे, पहले बड़ा था, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले का बता रहा हूँ, अब वो छोटा है। कम से कम उसमें बाउंड्री हो गई तो बच गया। रामलीला मैदान बहुत बड़ा था, उसमें तांगा स्टैंड बना दिया गया। दुबे तालाब का ग्राउंड बहुत बड़ा था, उसको कूड़ा घर बना दिया गया। आपके जो युवा साथी हैं वो नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर नॉर्मल स्कूल का एक सबसे अच्छा ग्राउंड था, आपने शायद देखा भी नहीं होगा। उससे अच्छा ग्राउंड बीसलपुर तहसील में कोई नहीं था, क्योंकि मई जून के महीने में भी वहां पर लिफ्टिस 50-50 साल पुराने थे। ये शिशु विहार के पास में शायद? शिशु विहार से थोड़ा पहले, अच्छा, नहर से थोड़ा पहले।
और मई जून के महीने में भी वहाँ गर्मी नहीं लगती थी, वहाँ कितनी भी धूप हो एक साइड से छाँव रहती ही रहती थी। पूरे जगह जमाने में जगह पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर काशीराम आवास बना दिए गए जिनका आवंटन आज तक नहीं हो पाया। हाँ, खाली पड़े। एक वो ग्राउंड खराब किया गया, फिर डिग्री कॉलेज का ग्राउंड खराब किया गया। वो खराब ऐसे किया गया कि जो लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ चुके हैं या जो लोग वाकई में क्रिकेट प्रेमी हैं, जो खेलना चाहते हैं, उन्हें चोरों की तरह दीवार कूद के जाना पड़ता है। बॉल उठाने के लिए, बॉल उठाने के लिए भी जाना पड़ता है, मैच खेलने के लिए भी जाना पड़ता है। हाँ। कॉलेज जो प्रशासन है वो ग्राउंड बंद कर देता है। हाँ, बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है। तो बीसलपुर शहर के 5 बड़े ग्राउंड थे, पांचों की कंडीशन खराब आज की डेट में। क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए कोई उतना बड़ा ग्राउंड नहीं बचा अब। तो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि कैसे भी ये 4-5 ग्राउंड बच जाएं, और लोग स्टेडियम की मांग कर रहे हैं। मजे की चीज ये है कि जो कभी खेला नहीं, जैसे गेम की बारीकियां नहीं पता, कभी आप पॉडकास्ट करने जाना, इन लोगों से पूछना, आधे तो स्टेडियम की स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे। और उनसे पूछना कि कैसा स्टेडियम चाहिए आपको, इंडोर चाहिए, आउटडोर चाहिए, या आपको रूफ ओरिएंटेड स्टेडियम चाहिए, किस गेम के लिए चाहिए। हर गेम के लिए उनका जो डायमेंशन है वो अलग अलग होता है। बैडमिंटन का डायमेंशन अलग है, टेनिस का अलग है, वॉलीबॉल का अलग है, कबड्डी का अलग है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनको यहाँ के जो छात्र जीवन के लोग हैं उनसे संवाद करना चाहिए कि वास्तविकता में उनको जरूरत किस चीज की है। लोग यहाँ ताइक्वांडो की क्लासेस लेने जाते हैं, नासिर जी के यहाँ जाते हैं, अमित सेना जी के यहाँ जाते हैं, वो अपनी प्राइवेट जगह पे चला रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत जगह उनकी, व्यक्तिगत जगह पे चला रहे हैं। यहाँ हमारे परम मित्र संजय जी कारगिल डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं। हाँ। वो अपनी बहुत हिसाब किताब जुगाड़ पानी करके बेचारे चला रहे हैं। उतनी सी जगह में रनिंग थोड़ी हो पाएगी। बालाजी का ग्राउंड है तालाब के पीछे, तालाब के पीछे, लेकिन बहुत मजबूरी में चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं है। रनिंग करने के लिए इस रोड पे आप शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे रनिंग करने आते हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक रोड बची है जिसमें पेड़ पौधे हैं। और ये पेड़ भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये पेड़ भी हम ही ने रोके हैं। कुछ पेड़ों पे देखिए कुल्हाड़ी के निशान लगे हुए हैं। जब ये रोड चौड़ी हुई थी तब यहाँ पे कुछ ठेकेदार लोग आए थे कि पेड़ काटने हैं। ऐसे पीलीभीत रोड आप जाओ, खुदागंज रोड आप जाओ, रोड चौड़ी हुई है 6 फीट, 5 फीट, 3 फीट, कहीं तो 2-2 फीट सिर्फ चौड़ी हुई है, और पेड़ काट दिए 25-25 फीट अंदर तक। हमने पेड़ नहीं कटने दिए। रामलीला रोड पर जैसे आज छांव रहती, पहले पीलीभीत रोड पे भी देखने को मिलती थी। हाँ, पहले पीलीभीत रोड पे थी, खुदागंज रोड पे थी। पहले आप शाहजहांपुर रोड पे जाओ, खनंका चौकी भी देखो कितने बड़े बड़े पाकड़ के पेड़ थे। अब वो सभी क्रिएशन एरिया बनता जा रहा है। अच्छा, आपने बताया कि विपक्ष में वैसे आपको कोई मजबूत नेता नहीं लगता है, लेकिन देखा जाए तो विपक्ष का जो मजबूत चेहरा है वो इस समय दिव्या गंगवार जी हैं। परिवार की जो विरासत है वो भी उनके साथ में, पीडीए का एक मजबूत फार्मूला जैसा कि सपा पार्टी कहती है वो है। दूसरी तरफ से भाजपा से आप हैं, नए युवाओं की सोच है आपके पास, और कई सारे मुद्दे हैं, इनके दम पर आप खड़े हो रहे हैं। तो इस सीधी टक्कर को आप किस तरीके से देखते हैं?